सेशन हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय, मेरा नाम अनीता, मैं DAV सेकेंडरी स्कूल से आपके सामने ये सेशन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज की कार्यशाला कल की जो कार्यशाला परावर्ती बोलने से कल हमने शिक्षा किया है, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का अंक, उसके बाद शिक्षण के लक्ष्य, एक शिक्षक के कर्तव्य, उसके बाद हमने संज्ञा, लिंग, वचन, विलोम, कारक एंड विशेषण तक की हमने चर्चा किया। उसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म भी भेजा गया था, सबने कर लिया होगा। उसमें एक पहला जो क्वेश्चन था उसमें देवनागरी आएगा उत्तर। बाकी हम इस सेशन के बाद हम डिस्कस करते हैं और इस सेशन के एंड में हम एक्टिविटी करेंगे। हर सभी को उसमें भाग लेना है। एक्टिविटी तैयार किया हुआ है, उसके बाद वो भेजी जाएगी आपको। उसको मतलब टाइम के अनुसार हम जितना हो सकता है उतना हम यहाँ करेंगे। बाकी जो है शुरू से लेके अंत तक आपको एक पेपर, मतलब पेपर में लिखकर आपका स्कूल का नाम, आपका नाम लिखकर ये जो ग्रुप है इस ग्रुप में डाल सकते हैं, ग्रुप में डालना है। प्लस मेरा नहीं तो आप पर्सनल विंडो में भी डाल सकते हैं, लेकिन पर्सनल विंडो में अवॉइड करिएगा। ये जो ग्रुप जो बना है इसमें आप डाल दीजिएगा, ठीक है। वो PPT के रूप में भी है, PDF के रूप में भी है। आपको उसको समझना है, समझकर, ज्यादा बड़ा नहीं किया है मैंने, छोटे मतलब जो भी हमने कल और आज पढ़ेंगे उसके आधारित ही हमने वर्कशीट मैंने बनाए हैं, तो आपको करना है। उसके बाद 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर आपके स्कूल में भेजा गया है, वो आपके स्कूल आपको कंडक्ट करेगी। तो वो आपको, आपका मैनेजमेंट आपको बता देंगे कि कौन से कैसे करना है। क्वेश्चन पेपर हमने भेज दिया है, वो आप लोग को वहां पे करना है। 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर है। तो लगातार 3 दिन से जो भी मतलब 4-5 दिन से हो रहा है, सबके रिलेटेड क्वेश्चन पेपर है, वो आपके स्कूल में भेजा जाएगा, उसके हिसाब से आपको करना है, ठीक है। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है, हम लोग कल हमने विशेषण तक हमने चर्चा किया था। तो आज हम जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए वे क्रिया कहलाते हैं। वो हम सभी को पता है। जिनका शब्दों से जो शब्द हमको इंडिकेट करता है, सूचना देता है कि किसी काम का करना या होना पाया जाए वे क्रिया कहलाते हैं। और जो काम करता है वह कर्ता कहलाता है। जो काम करता है, जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, कुछ लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप करता है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं क्रिया के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे करता हूँ। तो मैं तो जो काम करता है वो कर्ता कहलाता है। तो जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना या पाया जाए वे क्रिया कहलाते हैं। और कर्ता जो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। कर्ता के मतलब आप में से एक या दो आप क्रिया का उदाहरण बताइए। चलना, चलना, पढ़ना, पढ़ना, ओके, हंसना, रोना, पढ़ना, बैठना, यस, लिखना, लिखना, ओके, पकाना, पढ़ना, ओके। तो ये आप सभी को पता है कि क्रिया क्या है। अभी हम दूसरा जो है क्रिया, जो है क्रिया का मूल रूप जो है धातु कहलाता है। क्रिया का जो मूल रूप, अभी आपने बोला लिखना, पढ़ना, सोना, इस सब में, तो अगर आप बोल रहे हैं लिखना, लिखना, इसका धातु रूप क्या होगा? कि कौन से रूप? लिख, लिख, यस, पढ़ना, पढ़ना का धातु रूप क्या है? पढ़, पढ़, हाँ, पढ़। चलना और का चल, चल, यस।
धातु रूप हम सभी को बोलते हैं। एक मंजिल, एक इमारत अगर हमको खड़ा करना है, पहले उसका जो है बेस को मजबूत करना। उसी जैसे क्रिया का मूल रूप जो होता है, धातु क्रिया शब्द का निर्माण कहाँ से होता है? धातु से होता है। जैसे लिखना, पढ़ना, सोना, इसमें लिखना, लिख, पढ़ना, पढ़, इसमें ना लगाकर हम इसको मतलब धातु रूप होता है। तो अब क्या है, नेक्स्ट है क्रिया शब्द का और कुछ याद रखने योग्य ये है कि क्रिया जो है, वाक्य में क्रिया शब्द का रूप जो है कभी कभी लिंग के अनुसार क्या हो जाता है, बदल जाता है। कभी कभी वचन के अनुसार वो बदल जाता है, लिंग के अनुसार। जैसे कि मैं बोली गायक गा रहा है, गायक जो है गा रहा है, यहाँ पे गायक जो है पुल्लिंग शब्द है, इसलिए क्रिया का स्वरूप क्या हो गया है? रहा है। क्रिया का स्वरूप रहा है। गायिका गा रही है, गायिका गा रही है। तो ये यहाँ पे क्रिया का स्वरूप क्या है? स्त्रीलिंग रूप में बदल गया है, रही है। सो क्रिया कभी कभी वाक्य में क्रिया का स्वरूप लिंग के अनुसार क्या होता है? बदलता है। दूसरा अगर हम ध्यान रखने बात चर्चा करते हैं, वचन का प्रभाव भी क्रिया पर पड़ता है। क्रिया शब्द वचन से भी प्रभावित होते हैं। क्रिया शब्द जो है वचन से, जैसे कि हम बोले बालक खेल रहा है, खेल रहा है, वो रहा है जो है खेलना एक क्रिया है, खेल रहा है। उस वाक्य से वहां से हमें पता चल रहा है कि बालक जो है एक वचन में प्रयोग किया गया है। अगर बालक खेल रहे हैं वहां पे वचन बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। सो यहाँ पे वचन के प्रभाव भी क्रिया पर पड़ता है। लिंग का प्रयोग भी क्या है, लिंग का प्रभाव भी मतलब क्रिया पर पड़ता है। सो पुल्लिंग के अनुसार क्रिया बदलती है, लिंग के अनुसार भी, मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अनुसार। जैसे गायक गा रहा है, लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। उसी जैसे बालक खेल रहा है, बालक खेल रहे हैं, लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। सो यहाँ पे स्वरूप जो है वचन का प्रभाव और लिंग का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। अब हम क्या है, नेक्स्ट याद रखने वाली बातें ये हैं, क्रिया के भेद, काइंड ऑफ वर्ब, क्रिया के भेद, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, प्रयोग। जैसे हम हमारे व्याकरण में, व्याकरण एक हिंदी भाषा के व्याकरण, प्रयोग के आधार पर हम क्रिया के दो भेद बोल सकते हैं। एक है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया इंट्रांसिटिव वर्ब एंड सकर्मक क्रिया ट्रांसिटिव वर्ब। सो अकर्मक क्रिया, लड़का हंसता है, नहीं तो लड़की हंसती है। यहाँ रेल चला, मतलब सूरज चमकता है। यहाँ पे ऊपर क्या है कि चमक, चलना, ये सब क्या है, कौन सी क्रिया है? एक मतलब हस्ती है। इन वाक्यों में क्या है, क्रम के प्रत्यक्ष होने की आवश्यकता है। यह अकर्मक क्यों कही जाती है? क्योंकि इन क्रियाओं का व्यापार का फल कर्ता पर पड़ रहा है, और यहाँ क्रिया काम करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, एक ही कर्ता है। तो क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ रहा है। तो अकर्मक क्रिया एंड दूसरा है सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है वे क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे हम एक और तरह से आप समझा सकते हैं, क्रिया करने के लिए अगर कोई साधन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कुमार घड़े बनाता है। कुमार क्या बनाता है? घड़ा बनाता है, घड़े बनाते हैं। बच्चा मतलब पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। तो जिन क्रियाओं का व्यापार जो है का फल कर्म पर पड़ता है, वे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो प्रयोग के आधार पर हम क्रिया के दो भेद बोल सकते हैं। एक तो सकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया।
अगर हम उसको विकर्मक में अकर्मक करना है, माधुरी नाचती है, माधुरी नाचती है। नाउ इसी जैसे हम बोल सकते हैं कि क्रिया शब्द की रचना किस प्रकार हुई, इसके आधार पर, रचना के आधार पर अगर हम चर्चा करते हैं, पहले हमने कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया तक हमने बात किया। अगर हम रचना के आधार पर क्रिया के भेद पर चर्चा करते हैं तो उसके कितने भेद हैं? एक सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। सो सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया एंड अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरण करना, अनुकरणात्मक क्रिया। तो रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट है अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय या अविकारी शब्द, कोई बता सकता है अव्यय या अविकारी शब्द का अर्थ क्या है? मैम विदाउट चेंजेस, जिसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर आपका वचन के आधार पे, लिंग के आधार पे, काल और जो भी मतलब वचन, काल और लिंग से उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसको हम लोग अविकारी शब्द, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बिल्कुल सही कहा मैम। जैसे कि बोलते हैं पर्वत के तरह अटल रहता है, मतलब कोई भी चेंज नहीं होता है उसमें, चाहे चांदी मतलब आंधी आए, तूफान आए या बर्फ गिरे, कुछ भी हो, अटल मतलब वो कभी ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल की दृष्टि से कोई रूप परिवर्तन क्या नहीं होता है, परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, कोई भी बदलाव, बोलिए। नहीं होता है मैम, जैसे परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय कहलाते हैं। अव्यय शब्द जो है अ प्लस व्यय के योग्य से बना है, जिसका अर्थ हुआ जिसमें कोई व्यय नहीं है, व्यय ना हो। सो अव्यय शब्द का योग्य से, अव्यय अ प्लस व्यय के योग्य से बना है, इसका अर्थ है जिसका कोई भी क्या नहीं होता, व्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक एंड निपात है। इसको ये क्या है, ये सब किसके भेद हैं? अव्यय के भेद हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एंड विस्मयादि बोधक और निपात। तो आज यहाँ पर हम क्रिया विशेषण, मतलब ज्यादातर हम लोग के कोर्स बी में क्रिया विशेषण को ज्यादा मतलब हम प्रयोग क्रिया करते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता, कोई एक उदाहरण बोलिए टीचर्स, क्रिया की विशेषता। राम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे चलता है, क्रिया कौन सी है मैम? मैम चलता है इज ए क्रिया, और धीरे धीरे उसकी विशेषता बता रहा है। तो विशेषता क्या है मैम? उस क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे, धीरे धीरे। सो राम धीरे धीरे चलता है। राम का चल रहा है, वो कौन सी क्रिया कर रहा है? चलने की क्रिया कर रहा है। वो चलने की क्रिया कैसे कर रहा है? धीरे धीरे चलना उसकी विशेषता है, चलने की विशेषता है धीरे धीरे। और कोई बोलिए उदाहरण, क्रिया विशेषण का उदाहरण बोलिए। राम तेज दौड़ता है। राम तेज दौड़ता है, यहाँ पे क्रिया कौन सी है टीचर्स? दौड़ता। दौड़ता, यहाँ दौड़ना इस क्रिया, और उसकी विशेषता क्या है? तेज। राम तेज दौड़ता है। ओके, नेक्स्ट बोलिए, और कोई बोलिए उदाहरण। मेरी माताजी स्वादिष्ट भोजन पकाती हैं।
ओ वेरी गुड, मेरी माता जी स्वादिष्ट भोजन पकाती है, वेरी गुड। तो ये और स्वादिष्ट है क्रिया मेरी माता विशेषण। जी स्वादिष्ट भोजन पकाती है, मैं तो भोजन की विशेषता बता रहा है, स्वादिष्ट। स्वादिष्ट भोजन की यहाँ पे वही मैं और क्रिया क्रिया कौन सी है, मतलब पकाना, हाँ पकाती है। क्रिया हाँ पकाना है, इसकी हाँ। विशेषता क्या है? स्वादिष्ट नहीं, स्वादिष्ट, भोजन स्वादिष्ट है। हाँ मेरी माता स्वादिष्ट भोजन मेरी पकाती है, माता तो भोजन हो स्वादिष्ट गया भोजन संज्ञा। पकाती है, कैसा भोजन है? तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है। यहाँ हाँ भोजन क्या है? भोजन तो मतलब क्रिया है कि संज्ञा है? भोजन संज्ञा है मैम। मैम, संज्ञा संज्ञा है। है। अगर और वो उसकी संज्ञा की विशेषता विशेषता बताते हैं तो वो तो क्या हो गया? विशेषण हुआ। अगर कोई ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। इसके मैं आप लोगों से क्रिया कौन सी है और उसका मतलब उसकी विशेषता क्या है, ये मैं इसलिए मैं पूछ रही थी कि हम लोग भी कभी कभी मतलब बच्चों को समझाते समय विशेषण और क्रिया विशेषण में आपको अंतर बताना है। विशेषण जो है संज्ञा की विशेषता बताती है और क्रिया विशेषण जो है क्रिया की विशेषता बताती है। जो टीचर्स हायर क्लासेस लेती हैं, जैसे कि सर ने आपको, अंकुश जी ने संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, ये सब आपको पढ़ाया होगा, इसका क्लास लिया होगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या है, छोटे क्लासेस में आपको इस बच्चों को इसका अंतर बताना है, विशेषण क्या होता है और क्रिया विशेषण क्या होता है। जैसे कि राम सुंदर है, राम सुंदर है, यहाँ पे किसकी सुंदरता के बारे में बता रहे हैं हम? राम की सुंदरता के बारे में। राम सुंदर है, सीमा बहुत तेज है। तो राम के बारे में विशेषण बता रहे, विशेषता बता रहे, वो विशेषण हुआ। और राधिका सुंदर लिखती है, राधिका सुंदर लिखती है, यहाँ लिखने की क्रिया बता रहे हैं कि सुंदर, लिखने की विशेषता है सुंदर, तो वो क्रिया विशेषण हुआ। आप बच्चों को यहाँ पे जरूर समझाइए, विशेषण संज्ञा की विशेषता बताती है, क्रिया विशेषण जो होती है क्रिया की विशेषता बताती है। अगर ये बच्चा अच्छे से समझ जाएगा तो आगे जाके उसको पदबंध जो फ्रेसेस जो है उसको समझने में बहुत ही आसानी होगी। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है? विशेषण बताता है। और क्रिया की विशेषता कौन बताती है? क्रिया विशेषण बता। तो इसको आपको जरूर याद रखना है। विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। यहाँ तक आ गया टीचर समझ में? पहले हमने क्रिया पढ़ा, उसके बाद क्रिया अव्यय अव्यय या विकारी शब्द जो लिंग वचन काल की दृष्टि से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसको जैसे अगर आप बोल रहे धीरे धीरे, मैं धीरे धीरे चलती हूँ, मोहन धीरे धीरे चलता है, वो धीरे धीरे जो है ये तो तेज जो उसमें अगर वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या एक वचन हो या बहुवचन हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और ये क्रिया अव्यय शब्द को हम क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द भी बोलते हैं। और इसके हमारे कितने भेद हैं? इसके 5 भेद हैं। उसको है क्रिया विशेषण, उसके भेद हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, अक समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। नौ क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताती है। विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विज्ञापन। विज्ञापन, विज्ञापन आप सभी को पता है, एडवर्टाइजमेंट। ओके, वो जो बोर्ड में जो है, बोर्ड गोइंग चिल्ड्रन, जो छोटे हम लोग के तो 3rd स्टैंडर्ड से बच्चों को विज्ञापन सिखाते कि वो बड़ी मतलब बड़ी ही वो बनाने में लिखने में बहुत ही मतलब इंटरेस्ट दिखाते हैं। उनको बड़ी चाह होती है कि विज्ञापन हर क्लास में, जैसे कि हफ्ते में सैटरडे जो है मैम, सैटरडे एक पीरियड जो होता है लेखन का हम लोग रखते हैं, तो बोलते लेखन पढ़े सबसे पहले बोलते मैम हम लोग विज्ञापन लिखेंगे।
तो उनको बहुत ही मजा आता है विज्ञापन लिखने में। लेकिन विज्ञापन जो है, बोर्ड जो बच्चे जो टीचर्स हायर क्लासेस पढ़ाती हैं उनको ध्यान रखने की ये बात है कि जो है 3 मार्क का विज्ञापन पूछा जा सकता है। 3 मार्क में छोटे क्लासेस में आप लोग जब भी फर्स्ट स्टैंडर्ड या थर्ड स्टैंडर्ड से अगर आप शुरू करते हैं 8वीं तक आप जब आप विज्ञापन पढ़ाते हैं तो उसमें क्या ध्यान रखने की बात है, और जब बच्चा बोर्ड में विज्ञापन करता है उसमें आपको क्या दिया कैसे समझाना है उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। विज्ञापन है बी प्लस विशेष प्लस ज्ञापन जानकारी, बी का अर्थ है विशेष और ज्ञापन है जानकारी देना, किसी चीज के बारे में विशेष जानकारी देना, अदर किसी के बारे में किसी विशेष रूप से जानकारी देना कि हमारे पास ये चीज है वो कैसी है, इन सब के बारे में जानकारी दें। सो ये विज्ञापन जो वी प्लस ज्ञापन से बना है, सो वी का अर्थ है विशेष एंड ज्ञापन है जानकारी देना। याद रखने वाली बातें, विज्ञापन अगर आप कराते समय सबसे पहले बच्चों को ये बताना है कि विज्ञापन जो है एक पेज पूरा लेना है, एक पेज में पूरा लेकर उसमें एक रेक्टेंगल बनाना है। सबसे पहले बच्चों को ये सिखाना है। अगर रेक्टेंगल के बिना अगर बच्चा लिखता है तो हम उसको शॉर्ट आंसर नहीं तो डिटेल आंसर ही बोलते, लघु उत्तर नहीं तो दीर्घ उत्तर के रूप से ही हम उसको देख सकते हैं। क्योंकि विज्ञापन जो बनाते हैं, विज्ञापन बनाने के लिए सबसे पहले उसको एक रेक्टेंगल बनाना है। उस रेक्टेंगल के अंदर जो भी आपका विषय है उसका किसके बारे में आप विज्ञापन देने वाले हैं उसको सेंटर में लिखने के लिए बोलना है। सेंटर में लिखना है विज्ञापन, और जो भी जैसे कि साबुन का है उसका एक नाम देना है, निर्मल साबुन या समथिंग, आप उसको एक नाम बीच में देना है। उसके बाद विज्ञापन का रंग चित्र रंगीन बड़ा और आकर्षक होना चाहिए। एक चित्र बनाने के लिए बोलना है। छोटे क्लासेस में 8वीं तक आप कराते हैं तो, लेकिन अगर 10वीं में भी करते हैं कोई ये नहीं है, तो उसमें जो है चित्र जो है बड़ा रंगीन होना चाहिए, बड़ा आकर्षक होना चाहिए, जिससे कि लोग उसको देखकर आकर्षक हो जाए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग उसको देखें और उसमें आकर्षक हो। विज्ञापनों से वस्तु विशेषण के गुणों की जानकारी मिलती है। विज्ञापन जो भी अगर हम एक विज्ञापन पढ़ते हैं तो उससे हमें किसकी जानकारी मिलती है, उस वस्तु के बारे में हमको जानकारी मिलती है। दूसरा है जिसका विज्ञापन से वस्तु विशेष के गुणों की जानकारी मिलती है, जिससे उपभोक्ता उसको खरीदता है। जो है कि आपको क्या वस्तु की जो है विशेषता के बारे में अवश्य लिखना चाहिए, जैसे सस्ती है, बेहतर है, टिकाऊ है, ऐसे जो है ऐसे वाले शब्दों का प्रयोग आपको करना चाहिए। दूसरा है कि आपको उनको आकर्षक करने के लिए छूट, स्टॉक, सीमित, जल्दी करे जैसे शब्द अवश्य प्रयोग करें, जिससे कि मतलब कम शब्दों में अधिक जानकारी देना। कम शब्दों में आपको क्या है अधिक जानकारी आकर्षक रूप में, मतलब उपभोक्ताओं को मतलब उनको आकर्षक करना है और उसके लिए कम शब्दों का प्रयोग करना है। प्रस्तुतिकरण में नवीनता होनी चाहिए। नवीनता मीन्स नए नए शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, उसके प्रयोग मतलब उसके लाभों का प्रयोग भी नवीनता होनी चाहिए। तुकबंदी वाली पंक्ति का प्रयोग करें ताकि उपभोक्ता का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हो। तुकबंदी वाली पंक्तियां, आप कोई बता सकता है तुकबंदी वाली पंक्तियां कौन कौन सी होती है? एक या दो उदाहरण। जैसे मैम घड़ी का आता ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हाँ, और कोई बोल सकता है? जैसे बोलते हैं लिखे अच्छा चले लंबा है। ओके, बालों में झाड़ू, जैसे कि अगर आप एक बाल की कोई मतलब बोलते हैं ना तेलों के लिए बोल रहे हैं, तो बालों में जड़ों से मजबूती लाए और आकर्षक बनाए। स्वस्थ जैसे कि अगर आप एक टूथपेस्ट का कुछ बना रहे हैं तो मजबूत दांत, बोलते सांसों में ताजगी,
और ओके अगर एक वॉशिंग पाउडर है, चमक दमक का वॉशिंग पाउडर, ऐसे बोलते हैं तुकबंदी वाली पंक्तियां, जैसे कि आजकल लोग जो हैं विज्ञापन आकर्षक होकर ही वो चीज के इसका लाभ या हानि हमें कुछ नहीं पता, लेकिन विज्ञापन को देखकर हम उसको खरीदते हैं। सो चमक दमक का वॉशिंग पाउडर से इस जैसे तुकबंदी पंक्ति का प्रयोग, जैसे मिलना जुलना, खाना पीना, आइए हमारे रेस्टोरेंट में मिलना जुलना भी हो जाएगा और खाना पीना भी हो जाएगा। ओके तो ऐसे करके आप ऐसे वर्ड्स का, शब्दों का प्रयोग कीजिए जिससे कि आकर्षक, जो आकर्षक हो। जैसे और लास्ट में, अंत में अगर आप करते फोन नंबर और ईमेल की जानकारी भी आप, क्योंकि कुछ लोग तो जो है मतलब ईमेल की जानकारी के मतलब जानकारी का मतलब मेल करते हैं कि दुकान कब खुला है, कितने बजे तक खुला रहेगा, इतवार को होगा क्या, इन सब की जानकारी के लिए नहीं तो फोन नंबर देना जरूरी है। तो आप जब भी 3rd स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक अगर आप पढ़ाते हैं तो उसको उनको बोल दीजिए कि फोन नंबर सब पूरा लिखना है। अगर हायर क्लासेस में जैसे 10th का एक बच्चा, 10वीं कक्षा का बोर्ड का एक बच्चा विज्ञापन तैयार, और ये जो विज्ञापन जो है उनको बोलिए कि जो भी, जैसे कि साबुन का है, नहीं तो एक टूथपेस्ट का है, नहीं तो ब्रश का है, वो अच्छे से एक पिक्चर बनाए, उसका एक चित्र बनाए और चित्र में रंग करे। ओके लेकिन अगर एक बच्चा बोर्ड जाने वाला है, बोर्ड लिखने वाला बच्चा है, तो उसको आप जरूर इसको निर्देश दे कि कलर का प्रयोग ना करे। पेन से वो बच्चा लिखता है, उसी पेन का से वो क्या बोले चित्र बनाए। ओके उसमें कलर करने की जरूरत नहीं है, तो कलर का ये कोई महत्व नहीं है। और नीचे जब वो फोन नंबर लिखता है, फोन नंबर जो लिखता है पहला 2 डिजिट लिखकर, फोन नंबर कितने होता है, 10 डिजिट का होता है, तो पहला 2 डिजिट लिखने के बाद नीचे बाकी जो 8 डिजिट है उसमें इंटू 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 करके रखना है, पूरा फोन नंबर नहीं लिखना है। ये बोर्ड गोइंग बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ। तो रंग करना मतलब गलत नहीं है, लेकिन उसको बोलते हैं ना बच्चे लोग कभी कभी हरा रंग कर देते हैं, कभी लाल रंग कर देते हैं, इन सब का प्रयोग हमें उत्तर पुस्तिका में, बोर्ड के बच्चों की उत्तर पुस्तिका में मना है। तो आप 8वीं तक भी ऐसे सिखाते तो उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन बच्चे, छोटे बच्चे जो अगर रंग करना पसंद करते हैं, मतलब चित्र बनाना पसंद करते हैं, तो उनको करने दीजिए। अगर एक 10वीं का बच्चा, बोर्ड गोइंग बच्चा है, तो उसको समझाइएगा कि जो पेन का प्रयोग वो कर रहा है विज्ञापन लिखने, उसी से उसको चित्र बनाना है, और फोन नंबर लिखते समय पहला 2 डिजिट ही लिखना है, बाकी जो 8 डिजिट है वहां पे उसको इंटू इंटू करके लिखना है। और ये जो अंक विभाजन जो है, विज्ञापन का अंक विभाजन इस तरह से होता है। इसमें क्या है, विषय वस्तु के लिए 1 अंक होता है, प्रस्तुति के लिए 1 अंक होता है, और भाषा का प्रयोग के लिए 1 अंक, क्योंकि ये तो लेखन पाठ है, लेखन भाग है। बच्चा की मतलब क्षमता, बच्चे ने उस प्रश्न को कैसे समझा और इसके लिए उस प्रश्न में बच्चे ने किस भाषा का प्रयोग किया, ये सब जाना जाता है। तो इसलिए विज्ञापन लेखन 3 मार्क का है, 10वीं में बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क का है। अभी तक कोर्स बी की बात कर रही हूँ मैं। कोर्स बी में लेखन भाग जो है 3 विज्ञापन जो है 3 अंक का है। उसका अंक विभाजन जो है, विषय वस्तु क्या है, 1 मार्क का है, प्रस्तुति 1 मार्क का है, और भाषा जो है 1 मार्क का। तो आप लोग और इसका जरूर ध्यान रखिए, बोर्ड के बच्चों को आप लिखवाते समय इसका जरूर कलर का प्रयोग ना करें। फोन नंबर जो है मतलब पहला 2 डिजिट लिखिए, बाकी 8 डिजिट को इंटू में करें। और सबसे पहले छोटा बच्चा 3rd स्टैंडर्ड से लेके 8 का हो या 10वीं का जो भी है, विज्ञापन का सबसे पहले बच्चा को एक रेक्टेंगल बनाकर उसके अंदर ही ये सब कुछ लिखना है, नहीं तो वो विज्ञापन नहीं है। और वो विज्ञापन, उसको वो लघु उत्तर या तो नहीं तो दीर्घ उत्तर के रूप में ही हम उसको मतलब मानेंगे। और विज्ञापन के माध्यम कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है? विज्ञापन के माध्यम, हमको विज्ञापन कहाँ कहाँ से दिखता मतलब मालूम होता है, कौन कौन से माध्यम? मैम टीवी से, न्यूज़पेपर से, टीवी से, समाचार पत्र से, हाँ, रेडियो, टेलीविजन से, रेडियो से, पोस्टर मैम। से,
बैनर से, ये आप जरूर आप बच्चों को होर्डिंग। समझाइए भी एक, हाँ, विज्ञापन का जो माध्यम जो है समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, टेलीविजन है और पोस्टर है और बैनर। इसका एक और भाग आपको समझाना है, ये जो विज्ञापन का माध्यम एक दृश्य माध्यम भी है और श्रवण माध्यम भी है। दृश्य माध्यम और श्रवण माध्यम, ये दोनों माध्यम से हम विज्ञापन का, एक वस्तु के विज्ञापन के बारे में बता सकते हैं। श्रवण माध्यम के अंदर कहाँ से हमें श्रवण माध्यम का विज्ञापन पता चलता है? श्रवण माध्यम रेडियो में से रेडियो आता से है, मैम, रेडियो रेडियो से, टेलीविजन रेडियो से टेलीविजन एंड टेलीविजन जो है श्रवण और दृश्य दोनों के अंदर दोनों है। हाँ। दृश्य माध्यम, दृश्य इसके माध्यम, माध्यम से न्यूज़पेपर, टेलीविजन, मैगजीन, न्यूज़पेपर, हाँ, बैनर, समाचार न्यूज़पेपर, पोस्टर, पत्रिकाएं, पोस्टर, मैगजीन्स, बैनर, ये सब जो है आपका दृश्य न्यूज़पेपर, माध्यम है। जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पोस्टर, बैनर, ये सब जो है दृश्य माध्यम है। रेडियो जो है श्रवण माध्यम है। तो आप जब भी आप विज्ञापन समझाते तो बच्चों को 2 स्टेप और आगे समझाइएगा कि उसमें तुकबंदी वाली विज्ञापन जो है रेक्टेंगल में लिखना है, सेंटर में, बीच में विज्ञापन लिखने के बाद उसके नीचे जिसके बारे में, जिस वस्तु के प्रोडक्ट के बारे में उसका नाम, अच्छा एक आकर्षक नाम लिखना है, उसमें छूट कितने % छूट है, ऑफर क्या है और मतलब सेल है, जो भी है उसके बारे में आपको, और उस प्रोडक्ट के लाभ के विशेषण, कम से कम 2 या 3 कम से कम 3 विशेषण का प्रयोग तो जरूरी करना है विज्ञापन में। विशेषण का प्रयोग जरूरी करना है, जैसे कि कड़ी सफाई, ओके, खुशबूदार और माल, ऐसे करके बोलते ना, तो उसमें 3 इससे ज्यादा कर दो तो बहुत, कम से कम 3 विशेषण का प्रयोग जरूर करना है। और एक छोटा सा एक आकर्षक पिक्चर बनाना है, रंग मतलब चित्र बनाना है, उस चित्र में रंग भरना है। लेकिन बोर्ड, अगर बोर्ड का बच्चा है तो रंग की जरूरत नहीं है। एक तो हम समय का लाकर स्टिक ड्राइंग भी बच्चे कर सकते हैं, जैसे संकेतों के लिए सब हम प्रयोग करते हैं ना, जैसे अगर आप रेलवे स्टेशन और कहीं भी सिनेमा हॉल सब में जाते हैं ना, तो महिलाओं का, पुरुषों का, जैसे करके स्टिक ड्राइंग होती है, उस तरह का प्रयोग भी बच्चे कर सकते हैं। और ये जो है वस्तु की विशेषता क्या अवश्य लिखना चाहिए, और तुकबंदी वाली पंक्ति का प्रयोग करना चाहिए। फोन और ईमेल की जानकारी जरूर उनमें देना चाहिए। और इसको पढ़ाने के बाद आपको बताना है विज्ञापन के माध्यम कौन कौन से हैं। बच्चों, आप विज्ञापन कहाँ कहाँ से देखते हैं? हो सके तो कक्षा में आप बच्चों को एक समाचार पत्र लेकर आने के लिए बोलिए, उसमें जो मतलब विज्ञापन है उससे परिचित कराइए, उनके शब्दों से परिचित कराइए, वाक्यों से परिचित कराइए। तो यहाँ तक का विज्ञापन के बारे में आपको नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, शास्त्री जी ने आपको औपचारिक पत्र के बारे में बताया था। हम इस सेशन में मैं अनौपचारिक पत्र के बारे में बताना चाहते। अनऑफिशियल लेटर, अनौपचारिक पत्र, आप में से कोई बता सकता है अनौपचारिक पत्र हम किसको लिखते हैं? फ्रेंड्स को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, फैमिली मेंबर्स को, पेरेंट्स, रिश्तेदारों को, मतलब ये अनौपचारिक पत्र बोलते हैं, अनऑफिशियल लेटर का। तो अनौपचारिक पत्र, अगर आप अनौपचारिक पत्रों को लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लिखने वाला अपना पता तथा तिथि बाईं ओर लिखता है, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। और जब आप तिथि लिखते हो, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था, जो दिनांक अगर आप जब लिखते हैं, जैसे कि आज का दिनांक है 6 मई 2023, तो उसको मई को जो है वर्ड्स में, शब्दों में लिखना है, इट इज नॉट 05 लिखना है, मई के रूप में लिखना है। जिसे पत्र लिख रहे हैं उसे हम संबोधन करते हैं, जैसे प्रिय मित्र, सहेली, आदरणीय पिताजी, नहीं तो पूज्य पिताजी, माताजी, मामा जी, चाचा जी, ताऊ जी, ऐसे करके हम संबोधन करते हैं। जैसे प्रिय मित्र, सहेली, आदरणीय, इन सबको हम क्या बोलते हैं? संबोधन बोलते हैं। इसके नीचे अभिवादन लिखा जैसे जाता है, जैसे नमस्ते, सादर चरण स्पर्श,
प्रिय सहेली, लाइक दैट उसको अभिवादन करते हैं। अभिवादन है नमस्ते कहना। पत्र के मुख्य भाग में पहले कुशलता पूछना व बताना, इसके बाद क्या है, पत्र का के विषय पर आना है हमें। तो पहले अगर हो सके 3 पैराग्राफ में अगर आप बांटते हो तो बहुत ही अच्छा है। सबसे पहला जो पैराग्राफ है उसमें मैं यहाँ कुशल हो मतलब आशा करती हूँ कि आप सभी वहाँ ठीक ठाक होंगे। उससे बच्चों को छोटे क्लासेस से हम शुरू करते हैं। तो उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में जो भी विषय के अनुसार, जैसे कि अगर बच्चा उसके जन्मदिन पर उसके मामा जी ने अगर कोई घड़ी या तोहफा भेजा है, उसके लिए उसके बारे में बताना चाहता है, तो मामा जी आपके भेजे हुए मतलब घड़ी, मेरे जन्मदिन पर भेजा हुआ घड़ी मुझे बहुत ही पसंद आया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे उसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ जो है उसमें क्या लिखेंगे हम कि अंत में जिस पत्र लिखा है उसे हम लिखने वाले का संबंध इसके बाद प्रणाम प्यार आदि लिखा जाता है। और थर्ड पैराग्राफ में हम लिखते हैं बोलते हैं कि मामा मामी और भाई बहन को मेरा प्यार कहना, हम शीघ्र ही मिलते हैं, लाइक दैट समापन करना है, उसका पत्र का अंत करना है। अंत में जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके लिखने वाले का संबंध व नाम लिखते हैं, जैसे कि तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, आपका पोता, आपकी पोती, ऐसे करके हम समाप्त करते हैं अनौपचारिक पत्र। सो अनौपचारिक पत्र जो है हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, हमारे दोस्तों को लिखते हैं, उसको हम अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे एक पत्र का नमूना मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो बच्चों को अगर जब हम पत्र लिखने के लिए, तो हम उसमें जो है मैं हमेशा 25/36 मयूर विहार, वरेल, मुंबई, तो 3 या 4 लाइन का एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि हम लोग आजकल जो सब साइंटिफिक वर्ल्ड में सब छोटा करते हैं, लेकिन बच्चों को उसका रियल पत्र लिखने का तरीका आपको बताना है। अगर आप लिखते हैं मयूर विहार, वरेल, मुंबई, तो वो एक आप उनको बताइए कि एक पोस्टमैन है, ये डाकिया, वो उस पत्र को मयूर विहार में कहाँ तक लेकर जाएगा, तो उसका डोर नंबर लिखना चाहिए, स्ट्रीट लिखना चाहिए। उसके बाद वो कहाँ से संबंध मयूर विहार से संबंध रखता है, और ये मयूर विहार कहाँ पे है, वरेल में है, वरेल कहाँ पर है, मुंबई में। या 3 या 4 लाइन का एड्रेस होना चाहिए, पता होना चाहिए। दिनांक जो है बीच में जो है मंथ का मीन्स महीने का नाम शब्दों में लिखना है, उसके बाद संबोधन करना है, और फर्स्ट पैराग्राफ में कुशलता पूछना है। दूसरे पैराग्राफ में जो है विषय से संबंध प्रातःकालीन सैर के लाभों का वर्णन करते हुए, उसके इस विषय से संबंधित प्रश्न पत्र में जो विषय दिया है उस विषय से संबंधित आज की जानकारी हमें कहाँ देना है, सेकंड पैराग्राफ में देना है। अंत में हमें उनको मतलब हमारा दूसरे जो सगे संबंधियों के बारे में पूछताछ करना है, और माँ उनको प्रणाम कहते हुए अपना नाम और ये देना है। और जो बच्चा, अगर वो बच्चा बोर्ड गोइंग, ये तो हमने लेटर राइटिंग 4th से शुरू करते हैं, अगर आप हायर क्लासेस हैंडल करते हैं तो उसमें लेकिन 10th स्टैंडर्ड में औपचारिक पत्र है, अनौपचारिक जो है 9th स्टैंडर्ड में है। सो आप बच्चों को क्या करिएगा, ये यहाँ पे नाम ना लिखे बच्चा, अगर प्रश्न पत्र में नाम दिया है तो बच्चा यहाँ पे नाम लिखेगा। अगर प्रश्न पत्र में नाम नहीं दिया है तो अंत में क ख ग मीन्स कंटिन्यूशन होना चाहिए उसका। मतलब जो है ये पहले सब हम लोग किताबों में आ व क ऐसे हम लिखते थे, आजकल वो मानक नहीं है। आप लोग को क ख ग नहीं तो च जैसे कंटिन्यू आपको लिखने के लिए बोलना है। अगर वो बच्चा हायर क्लासेस अगर 8th में 9th में सब अगर आप लिखवाते हो तो बच्चों को बोलिए कि ऐसे लिखने के लिए। तो जरूर है कि ये नहीं है कि वो बच्चा अपना नाम लिखे, यहाँ पे क ख ग नहीं तो आ वा का ये सब नहीं लिखना है, क ख ग नहीं तो अपना नाम लिखे। अगर बोर्ड गोइंग बच्चा है
तो वो अपना नाम ना लिखे। अगर प्रश्न पत्र में नाम और पता दिया है, उस प्रश्न पत्र के नाम और पते के अनुसार ही उसको लिखना है। और इसकी अंक योजना, जैसे कि औपचारिक पत्र होता है 10वीं में, अगर हम बोलते हैं पत्र की अंक योजना है, आरंभ व अंत के लिए क्या है, 1 अंक प्रयोग कर 1 देते हैं। ये आरंभ और अंत, जैसे ये सब आरंभ है और ये जो अंत के लिए हम क्या करते हैं, 1 मार्क देते हैं। उसके बाद विषय वस्तु, विषय प्रश्न से संबंधित विषय होना चाहिए, प्रश्न से संबंधित विषय को हम 2 अंक देते हैं। उसके बाद भाषा, किस तरह का भाषा बच्चे ने किया है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, पुल्लिंग से मतलब शुरू करते हैं, लेकिन एंड में वो क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग में समाप्त हो जाता है। नहीं तो कभी स्त्रीलिंग में मैं पढ़ रही थी ऐसा करके, मतलब अंत में क्या है, वो पुल्लिंग बन जाते हैं। तो भाषा का प्रयोग जो है उसको आपको ध्यान में रखकर बच्चों को समझाना है। उसके लिए 1 अंक देते हैं और प्रस्तुति के लिए 1 अंक। ऐसे कुल मिलाकर और जो है पत्र का 5 अंक है। इसके अंक विभाजन एक बार और मैं बताना चाहती हूँ। आरंभ और अंत की औपचारिकताएं में 1 अंक और विषय वस्तु में 2 अंक, भाषा के लिए 1 अंक और प्रस्तुति के लिए 1 अंक। सो आप लोग ध्यान देने की जो बात ये है, एड्रेस लिखते समय 3 या 4 लाइन का होना चाहिए, एड्रेस पूरा पता होना चाहिए। और यहाँ पे दिनांक में महीने का नाम उनको शब्दों में लिखना है और 3 पैराग्राफ में विभाजित करना है। अंत में जो भी नाम ऊपर दिया है उसको उसका प्रयोग करना है, नहीं तो प्रश्न पत्र में जिस नाम का प्रयोग और पता का प्रयोग है उसके अनुसार बच्चे को करना है। तो नेक्स्ट हमारा अनौपचारिक पत्र हो गया। नाउ हमारा दूसरा टॉपिक है पाठ योजना। प्राथमिक स्तर पर पाठ योजना, कोई बता सकता है पाठ योजना का अर्थ क्या है? लेसन प्लान, लेसन प्लान। क्या प्राथमिक स्तर का पाठ योजना के बारे में बता रही हूँ। हायर क्लासेस में हम लोग, हायर क्लासेस में भी ऐसे ही हम करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा इसी का प्रयोग हम हायर क्लासेस में भी कर सकते हैं। विस्तार से लिखते हैं या मतलब छोटे थोड़ा कम इससे लिखते हैं, लेकिन प्राथमिक में हम उसको थोड़ा विस्तार से लिखते हैं। पाठ्यक्रम लेसन, लेसन प्लान। तो लेसन प्लान में फर्स्ट पाठ्यक्रम की योजनाएं, कालावधि, फर्स्ट जो होता है कालावधि। व्हाट यू मीन बाय कालावधि का अर्थ क्या है? जैसे कि 1 महीने का हम लोग जो है 1 महीने का लिखते हैं, नहीं तो कुछ लोग 15 दिन का लिखते हैं, कुछ लोग 1 हफ्ते का लिखते हैं। तो जो कालावधि जो है आप 1 हफ्ते के लिए लिख रहे हैं तो उस कालावधि का नाम मतलब मई पहली हफ्ता से दूसरी हफ्ता तक, नहीं तो 1 महीने के लिख रहे हैं मई 1 से मई 31 तक, ऐसे कालावधि वहां पे समय जैसे जितने काल के लिए। कालांश, कालांश जितना पीरियड आपको मिलता है, जैसे अगर आपको सेकेंड लैंग्वेज है तो 5 से 6 पीरियड मिलता है। थर्ड लैंग्वेज के लिए हमें क्या है मतलब 3 पीरियड नहीं तो 2 पीरियड मिलता है, वो होता है कालांश में लिखते हैं। नेक्स्ट है विषय। विषय जो है हिंदी भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे पाठ या कविता, या जैसे अभी हमने अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ा तो विषय अनौपचारिक पत्र, नहीं तो कविता, नहीं तो पाठ, इसके बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं। सो पहला है कालावधि, कालावधि। और उसके बाद नेक्स्ट है कालावधि मीन्स जैसे टाइम, जहां से 1 महीना नहीं तो 15 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना या 15 दिन या 20 दिन, जैसे भी आप लोग फॉलो करते हैं उसको ले। कालांश जो है कितने आपको कालांश अलॉट किया गया है, पीरियड अलॉट किया गया, हफ्ते में 6 है, 3 है, 4 है या 1 है, उसके बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट है विषय। विषय जो है जिस विषय पर आप जहाँ पढ़ाना चाह रहे, तो पहले हफ्ते में किस विषय, कौन सा विषय आप लोगे, दूसरे हफ्ते में जो उस विषय के बारे में। तीसरा है विषय वस्तु। विषय वस्तु, विषय वस्तु में भी आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आप विषय में आप पाठ, कविता, व्याकरण, ऐसे विषय वस्तु में 1 या 2
लाइन, जैसे कि कविता, किस कविता के बारे में आप लिखते हो, जैसे हिमालय, हिमालय की नदियां, मतलब हिमालय की नदियों के बारे में, जैसे उस पाठ के संबंधित 1 या 2 लाइन हम विषय वस्तु में लिखते हैं। शिक्षण सामग्री, टीचिंग एड, आप उस लेसन को मतलब लेसन पढ़ाते समय पाठ या कविता पढ़ाने के लिए आप कौन सी शिक्षण सामग्री, क्या क्या शिक्षण सामग्री आप प्रयोग करने वाले हो, तो उसके बारे में तो किताब और श्यामपट्ट जरूर लिखना है। उसके अलावा आप जो भी किताब और श्यामपट्ट, श्यामपट्ट का अर्थ है ब्लैक बोर्ड, और एक टीचर या अध्यापक या अध्यापिका ब्लैक बोर्ड, नहीं तो मतलब बोलते हैं किताब या कॉपी के लिए 3 तो जरूरी आपको लिखना है। उसके अलावा अगर आप और भी चार्ट बनाते हो, नहीं तो कोई पोस्टर का है, नहीं तो फ्लैश कार्ड है, जो भी है आप उसको शिक्षण सामग्री में आपको सम्मिलित करना, तो उसको जोड़ना है। नेक्स्ट, सीखने की संप्राप्ति नहीं तो प्रतिफल, एक एक लेसन आपको लेना है। जैसे आपने कविता और एक पाठ, अगर कविता हिमालय के बारे में, तो इसमें सीखने की संप्राप्ति, उसमें से बच्चा क्या सीखता है, नदी, हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में, भारत की नदियों के बारे में, नदियों के लाभ, नदियों की विशेषता आदि सब क्या है, सीखने की संप्राप्ति, मीन्स लर्निंग आउटकम बोलते हैं। सीखने की उस पाठ या लेसन को, पाठ या कविता को पढ़ने के बाद बच्चे ने जो ज्ञान अर्जित किया है उसे हम सीखने की संप्राप्ति नहीं तो प्रतिफल बोलते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण विधि और पद्धति। शिक्षण विधि और पद्धति, आप उसको कैसे पढ़ाओगे, उस पाठ को, नहीं तो उस कविता को आप कैसे पढ़ाने वाले हो, उस कविता को पढ़ाने के लिए आप क्या क्या चीजों का प्रयोग करके किस तरह आप उसका प्रयोग करने वाले हो। जैसे मैंने बोला नदियों के बारे में, सो पहले ही आप बच्चों से ये नहीं बोलना हाँ किताब खोलो ये कविता निकालो करके, ऐसे नहीं, आप पहले नदियों के बारे में चर्चा करिएगा। भारत में बहने वाली नदियां, नहीं तो उसके उद्भव स्थल, उसके हानियां, और उसके में कौन कौन सी नदियां कौन कौन से मतलब राज्य में है, उन सब के बारे में एक छोटी सी जानकारी, सीधा ही आप पाठ नहीं पढ़ाना है। उसके बाद तो बच्चों को नदियों के बारे में, हमको पानी कहाँ से मिलता है, किस नदी के किनारे कौन सा मंदिर है, कौन सा इमारत है, क्या उसकी मतलब हिस्टोरिकल जैसे कि यमुना नदी के किनारे क्या है, ताजमहल, ऐसे सब कुछ उनको थोड़ा बहुत ज्ञान देने के बाद बच्चों से बोलिए किताब खोलिए। अभी हमने जो विषय पढ़ा है, हमें जिसके बारे में हमने चर्चा किया है, अगर आप में से कोई बता सकता है कि ये किस कविता से संबंधित है, बच्चों को खुद उसको ढूंढने के लिए बोली, तो बच्चा हाँ अरे अभी हम नदियों के बारे शायद इस लेसन में, उसके बाद आप लेसन में जाइए, मतलब पूर्व ज्ञान देना, नदियों पर ज्ञान बढ़ाना, जैसे बोलते सीखने की संप्राप्ति, शिक्षण विधि में लिखना है कि नदियों के बारे में, नदियों का ज्ञान, उनके लाभ के बारे में बताकर कक्षा में कविता का वाचन करना। पहले अध्यापिका कविता का वाचन करेगी, उसके बाद बच्चों से कविता का वाचन कराएगी, उसके बाद बच्चों को एक एक शब्दों का अर्थ समझाना है, एक एक शब्दों का अर्थ समझाकर उसका समरी सारांश बताना है, प्रतिपाद्य बताना है। उसके बाद अगर कोई कविता पढ़ाते समय उस कविता में कोई भी शब्द, जैसे जिसका हम लिंग बदल सकते हैं, विलोम बदल सकते हैं, वचन बदल, जैसे कि नदी, बच्चों नदी का वचन बदलिए नदियां, जैसे कोई एक स्टेप हटके हमें पढ़ाना है, ग्रामर का ज्ञान वहां पे देना। ये नहीं है कि 4-10 लाइन की कविता है, 10 लाइन पढ़ा दिया, उसको एक ही बार हमने पढ़ लिया, नहीं तो कक्षा में पढ़ लिया, उसका अर्थ समझा दिया, क्वेश्चन आंसर्स लिखा दिया, प्रतिपाद्य लिखा दिया, हो गया, ऐसा नहीं करना है टीचर्स। तो उसमें क्या कौन कौन से किस किस शब्दों से क्या क्या व्याकरण बन सकता है, वचन बन सकता है, तो उसको समझाइए। मतलब संज्ञा बन, जैसे कि हिमालय, क्या हिमालय किसका उदाहरण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है, जो है नदियां, नदी का बहुवचन नदियां, ऐसे सब उसको कक्षा में, और भी तो इन सबको आपको लिखना है। और आपने सीखने मतलब शिक्षण विधि, उसको पढ़ाने के बाद बच्चों से कविता का वाचन कराया,
उच्चारण समझाया, उसके बाद किताब के अभ्यासों को कराया, प्रश्न उत्तर कराया, ये सब आपको शिक्षण विधि में लिखना है। पद्धति आप उसको कैसे प्रेजेंट करने वाले हो, यही है शिक्षण विधि। नेक्स्ट है शिक्षण सामग्री, बता दिया आप, चार्ट या मतलब पोस्टर, ये सब। उसके बाद शिक्षण अपेक्षित चुनौतियां, आपको आपको पता है इस कविता को आप लोग कभी भी, हम लोग कोई भी अध्यापक हो, अध्यापिका हो, कक्षा के में जाने से पहले हम तैयारियां जरूर करते हैं। तो आपको पता होगा मैं इसको पढ़ाते समय मुझे कौन कौन सी चुनौतियां का सामना करना पड़ेगा। अपेक्षित चुनौतियां, हम लैंग्वेज टीचर्स जो हैं, भाषा मतलब जो है हिंदी भाषा हम सिखाते, तो हमारी चुनौतियां सबसे पहली चुनौतियां क्या होती है? वर्धनी की अशुद्धियां, बच्चे क्या है ठीक से नहीं पढ़ते हैं। उच्चारण, मतलब शब्दों का उच्चारण वो ठीक से नहीं करते हैं। वाक्य संरचना की, मतलब वाक्य रचना की अशुद्धियां करते हैं। और कभी कभी क्या है, बच्चों को विषय समझ में नहीं आता है, हम लोग हिंदी में बताते हैं तो बच्चों को विषय समझ में नहीं है, विषय को समझने में क्या है? असमर्थता, विषय को समझने में असमर्थता। और मतलब वर्धनी की अशुद्धियां, उच्चारण में अशुद्धियां, उसके बाद अब कविता में नहीं तो पाठ में आए व्याकरण को समझने में असमर्थता। सो अपेक्षित चुनौतियां, तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा आप इस पाठ को पढ़ाते समय, इसको यहाँ पे ये लिखना है, अपेक्षित चुनौतियों। चुनौतियों का हल, समाधान। तो अगर आपको चुनौतियां हैं आपके सामने तो आपको उसके समाधान भी, हाउ कैन यू सॉल्व दैट, ओके। चुनौतियों का हल कैसे, समाधान कैसे निकालोगे? अगर एक बच्चा वर्धनी की अशुद्धियां करता है, आप में से कोई बता सकता है अगर कोई वर्धनी की अशुद्धियां करता है आप उसका समाधान कैसे करोगे? टीचर्स कोई नहीं है? हम लोग हैं वर्तनी की मैम श्रुतलेख के द्वारा वर्तनी की अशुद्धियां कम कर सकते हैं मैम। वेरी गुड मैम। शुद्ध लेख के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? वर्धनियों को शुद्ध कर सकते हैं। और अगर वो उच्चारण में की अशुद्धियां करता है तो आप उसको कैसे सुधारोगे? जो स्पेल करके एक एक लेटर को स्पेल करके मैम बताना। खुद से बोल के सुनाएंगे कि उसका हाँ, सही उच्चारण। वाचन कराकर, आप खुद अध्यापक या अध्यापिका स्वयं उसका वाचन कराकर, उसकी पुनरावृत्ति कराकर, वाचन की पुनरावृत्ति द्वारा, शुद्ध लेख द्वारा आप क्या कर सकते हो? मतलब वर्धनी की अशुद्धियां, वाक्य रचना की अशुद्धियां को मतलब सुधार सकते हैं। तो चुनौतियों का समाधान, विषय को समझने में, अगर वो बच्चा विषय को समझने में असमर्थता दिखाता है, उस बच्चे को उस टॉपिक के बारे में वो बच्चा कुछ भी नहीं समझ रहा है, तो आप उसको कैसे समझाओगे टीचर्स? जी, अंग्रेजी में बोलकर। हाँ, अंग्रेजी में बोलकर। वेरी गुड मैम। हाँ, नहीं तो और कौन सा है? जैसे अभी हम तमिलनाडु में हैं तो तमिल में समझाकर, अंग्रेजी में समझाकर, तो उस तरह से हम क्या, मैम जो लैंग्वेज वो बच्चा जानता होगा उस लैंग्वेज में उसे समझाएंगे। उस लैंग्वेज में उसको समझाना, नहीं तो माइंड मैप के द्वारा, मतलब पहले क्या हुआ था, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, क्या उसने क्या किया, उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि माइंड मैप के द्वारा भी। तो चुनौतियों का समाधान के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? चुनौतियों का जैसे अभी आप लोग चुनौतियां जो जैसे कि वाचन की अगर आप वाचन की अशुद्धि है तो आप अध्यापक अध्यापिका स्वयं उसको उच्चारण को सिखाकर और शुद्ध लेख के द्वारा, ये सब क्या है? चुनौतियों का हल और समाधान। अंत में आता है मूल्यांकन पद्धति। मूल्यांकन पद्धति प्रश्न उत्तर द्वारा, शुद्ध लेख द्वारा, वर्कशीट द्वारा, एमसीक्यू द्वारा, ये सब क्या है? हम लोग क्या है? मूल्यांकन करने का है। विभिन्न अभ्यासों के द्वारा हम उस पाठ का मूल्यांकन कर सकते हैं। सो पाठ योजना, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की योजना है। सबसे पहला आता है कालावधि, उसके बाद है कालांश, फिर कालावधि मीन्स 1 महीने का, नहीं तो 1 हफ्ते का,
20 दिन का कालांश जो है हमको कितने पीरियड अलॉट किए गए हैं, 2 या 3 या 5, उसको विषय हिंदी लिखने के बाद आप जिस पाठ या कविता या व्याकरण विषय वस्तु उस पाठ या व्याकरण की थोड़ी सी 1 या 2 लाइन में उसके बारे में लिखना। शिक्षण सामग्री चार्ट या श्याम पट किताब कॉपी, सीखने की संप्राप्ति लर्निंग आउटकम उस पाठ या कविता से नहीं तो व्याकरण से बच्चा क्या सीखता है, शिक्षण विधि और या पद्धति आप उसको कैसे प्रस्तुत करोगे, कैसे पढ़ाओगे, अपेक्षित चुनौतियां आपको उसको पढ़ाते समय किस किस की चुनौतियां आपको फेस करना पड़ेगा, उसके और उस चुनौतियों का हल आप कैसे करोगे, और मूल्यांकन पद्धति उसको आप टेस्ट कैसे करोगे, मूल्यांकन पद्धति। तो ये है आपकी पाठ्य योजना संबंधी कुछ जानकारियां। नेक्स्ट है मैम हमारा एक सैंपल लेसन प्लान नहीं मिल सकता किसी भी टॉपिक को लेके कि किस तरीके से लिखा जाएगा? मैम अभी मैंने आपको ये अगर आप ये पाठ्यक्रम आपने एक रूपरेखा दे दी कि ये चीज रूपरेखा होना क्या है ना, चाहिए। अभी मैंने आपको समझा दिया है मैम, आप उसको लिखकर मुझे भेजिएगा, मैं पर्सनल विंडो में भेजिए नहीं तो ग्रुप में डालिए, उसमें क्या क्या मतलब और अगर कुछ सुधारकारी चाहिए नहीं तो ठीक है तो मैं आपको बता सकती हूँ। ये हर किताब के अनुसार और स्कूल के अनुसार मतलब यहाँ जो है मतलब बदलता है, तो ऐसा आप इसके हिसाब से आप लिख लीजिएगा, नहीं तो अगर आप इसको लिखते समय आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिए कि कैसे इसको विस्तार में लिखना है, हम जरूर आपको मतलब हेल्प करेंगे। ठीक है मैम, आप इसका एक छोटा सा अगर आपको और भी जानकारी इससे चाहिए तो आप छोटा सा एक लिखकर एक कोई भी एक पाठ या कविता से लिखकर मुझको भेज दीजिएगा, मैं आपको उसके में अगर कोई सुधार कार्य करना है बता दूंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है कार्य पुस्तिका वर्कशीट। हाँ, हम लोग एक लेसन पढ़ाते हैं, नहीं तो एक कविता पढ़ाते हैं, नहीं तो एक कोई भी एक टॉपिक पढ़ाते हैं, तो उसका अगर एक वर्कशीट कार्य पुस्तिका नहीं तो वर्कशीट अगर बनाकर कक्षा में प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या है बच्चों को और भी ज्ञान बढ़ता है, उसका क्या है उसका बच्चे को और भी ज्ञान बढ़ता है और बच्चा और भी अच्छे से समझता है। तो कार्य पुस्तिका या वर्कशीट का अर्थ होता है पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा, एक आउटर मैप बोलते हैं, एक शिक्षण शैक्षिक उपकरण, एक टीचिंग एड भी है। अगर आप शिक्षण सामग्री में इसको भी आप लिख सकते हैं कार्य पुस्तिका, नहीं तो वर्कशीट भी आप बोलकर इसको लिख सकते हैं। परियोजना की रूपरेखा, कोई भी एक वर्कशीट बना के दे दिया, एक अगर एक्टिविटी कराना है उसका एक वर्कशीट भी बना दिया और बच्चों को कराए तो उसको परियोजना की रूपरेखा भी बोल सकते हैं। और इसके प्रयोग से हमें क्या लाभ है, कार्य पुस्तिका या वर्कशीट अगर हम अपने शिक्षण के में कार्य में प्रयोग करने से हमें इसका क्या लाभ है, छात्रों की क्षमता पहचानने के लिए, छात्रों की क्षमता कहाँ तक आप लोग ने इसको समझा, अभी मैं इसके बाद मैं भी एक प्रयोग करने वाली, तो कहाँ तक आप लोग ने समझा, मैंने नहीं तो आपने कैसे समझा उसको। पूर्व ज्ञान मतलब इससे रिलेटेड कुछ पूर्व पहला का ज्ञान, जैसे सीखने का परिणाम या प्रतिफल जानने के लिए एक अध्यापिका जानना चाहती है कि जो भी उन्होंने पढ़ाया बच्चों तक कहाँ तक इसकी पहुंच हुई है, बच्चा कहाँ तक उसको समझा है, इन सब के बारे में सीखने का परिणाम या प्रतिफल जानने के लिए। प्रभावी कार्य पुस्तिका नहीं तो वर्कशीट की विशेषताएं, अगर आप एक वर्कशीट नहीं तो एक कार्य पुस्तिका आप बना रहे हैं, उसमें ध्यान देने योग्य बात है कि वो आसान और मनोरंजक हो, आसान और मनोरंजक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो लेसन के जैसे ही बने, उसमें छोटे छोटे जैसे कि ये आपको दिख रहा है हिंदी चित्र देखकर शब्द लिखिए, हाँ जैसे कि छोटा छोटा आकर्षक हो, फोटो कार्टून और चित्र जैसी छवियां शामिल करें। सो प्रभावी कार्य पुस्तिका जो है एक बहुत ही आसान होना चाहिए और उसमें चित्रों का प्रयोग होना चाहिए और उसमें क्या है मतलब रंग का प्रयोग होना चाहिए। तो ये सब क्या है एक कार्य पुस्तिका नहीं तो वर्कशीट के लक्षण है। सो कार्य पुस्तिका नहीं तो वर्कशीट हमें किस तरह लाभप्रदक है, क्योंकि वो एक पाठ्यक्रम की रूपरेखा बोलते हैं, ये एक शैक्षिक उपकरण है, एक शैक्षिक उपकरण है और हमें वो पाठन सामग्री में भी हम इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं।
और इसके प्रयोग से हम बच्चों की क्षमता पहचान सकते हैं, पूर्व ज्ञान को जान सकते हैं, सीखने का परिणाम या प्रतिफल जान सकते हैं। तो ये हुआ हमारा वर्कशीट। तो कुछ वर्कशीट के उदाहरण मैं आपको सैंपल यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि विलोम शब्द लिखिए का उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। मतलब 1 के 5 या 6 क्वेश्चन से ज्यादा, उससे ज्यादा आपको देना नहीं चाहिए, जिससे कि बच्चा भी मतलब बड़े चाव के साथ उसे करे। चित्र और शब्दों को देखकर वाक्य पूरा कीजिए। चित्र पहचाने और वर्णमाला लिखे। ऐसे छोटे छोटे वर्कशीट मतलब प्राथमिक स्तर पर आप करा सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक है। तो सबसे पहले हमने क्रिया विशेषण के बाद कोई बता सकता है हमने क्या मतलब किसके बारे में पढ़ा? क्रिया विशेषण के बाद पहले हमने क्रिया पढ़ा, क्रिया के बाद किसके बारे में? क्रिया विशेषण। उसके बाद क्रिया के भेद हाँ, क्रिया के भेद। उसके बाद अव्यय अविकारी शब्द। पहले क्रिया का अव्यय और अविकारी शब्द, अव्यय और अविकारी शब्द के मतलब भेद। उसके बाद क्रिया क्या होती है, क्रिया मतलब क्रिया विशेषण क्या कैसे पहचाना जा सकता है और विशेषण की पहचान कैसे होती है। उसके बाद विज्ञापन के बारे में पढ़ा और विज्ञापन के माध्यम कौन कौन से पढ़ा। विज्ञापन लिखने का तरीका कैसा है बताया गया, और विज्ञापन के अंक योजना, बोर्ड में अंक योजना कैसी होती है उसके बारे में बताया गया। उसके बाद दूसरा है अनौपचारिक पत्र लिखने का नमूना बताया गया। अनौपचारिक पत्र की अंक योजना कैसे लिखते हैं और मतलब पता लिखने का, दिनांक लिखने का तरीका इसमें बताया गया। उसके बाद हमने अनौपचारिक पत्र के बाद किसके बारे में पढ़ा हमने? शिक्षण पाठ्य योजना। पाठ्य योजना में क्या क्या हमें शामिल करना चाहिए, और कालावधि, कालांश, विषय वस्तु, शिक्षण सामग्री, सीखने की संप्राप्ति, प्रतिफल आदि, शिक्षण विधि, अपेक्षित चुनौतियां, चुनौतियों का हल, मूल्यांकन पद्धति। उसके बाद हमने वर्कशीट कैसे बनाए, वर्कशीट बनाते वर्कशीट का लाभ, वर्कशीट क्या है, उसके लाभ क्या है और उसे कैसे बनाना है आदि के बारे में आज हमने यहाँ पे पढ़ा।